आज के एपिसोड में चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में पाकल दुल जल विद्युत परियोजना स्थित है? ए किश्तवाड़, बी रियासी, सी बारामूला, डी कुपवाड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए किश्तवाड़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना के विद्युत पारेषण लाइन के लिए मंजूरी दी है। यह त्वरित निकासी घरेलू उपयोग के लिए सिंधु नदी बेसिन से अधिक जल दोहन करने की सरकार की तत्परता को दर्शाती है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। क्लेप्सिएला और ब्रेवुंडी मोनास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए दूषित भोजन या जल के माध्यम से संक्रमण फैलाना, बी मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विघटन करना, सी जलीय वातावरण में प्रकाश संश्लेषण करना, डी सिंथेटिक प्लास्टिक कचरे का विघटन करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्लेप्सिएला और ब्रेवुंडी मोनास दोनों जीवाणु हैं जो मनुष्यों में संक्रमण का कारण बन सकते हैं। ये पर्यावरण, जल और मृदा में पाए जाते हैं और भोजन को दूषित कर सकते हैं। दूषित भोजन या जल के सेवन से विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं। ये जीवाणु घरेलू माइक्रोवेव में भी पनप सकते हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। दो, बोर्ड की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड या NBWL। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड भारत में वन्यजीव संबंधी सभी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, अतः कथन एक सही नहीं है। यह वन्यजीव संरक्षण एवं परिरक्षण से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है तथा राष्ट्रीय उद्यानों एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों में एवं इनके आसपास परियोजनाओं को स्वीकृति देता है। NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें 47 सदस्य होते हैं। इनमें 3 संसद सदस्य, 5 गैर सरकारी संगठन एवं 10 प्रख्यात पारिस्थितिकीविद, संरक्षणवादी व पर्यावरणविद शामिल है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही वालेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, यह एक काल्पनिक सीमा है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट जीव जंतु क्षेत्रों को पृथक करती है। बी, यह अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को विभाजित करने वाली देशांतर रेखा है। सी, यह यूरोप और एशिया के बीच की भूराजनीतिक सीमा है। डी, यह हिंद महासागर में एक टेक्टोनिक भ्रंश रेखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वालेस रेखा एक काल्पनिक सीमा है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट जीव जंतु क्षेत्रों को पृथक करती है। यह एक प्रमुख जैव भौगोलिक विभाजन को चिन्हित करती है जिसके दोनों ओर जीवों की प्रजातियों में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। यह रेखा मकासार, जलडमरू मध्य, बोर्नियो के पूर्वी तट और सुलावेसी के पश्चिमी तट के बीच से होकर गुजरती है। यह बाली और लुम्बोक के बीच विस्तारित है जो सुन्ना और साहुल महाद्वीपीय शेल्फ को पृथक करती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह ड्रोन और GIS तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का कानूनी स्वामित्व प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2, इसका उद्देश्य ग्रामीण संपत्ति मालिकों के लिए अधिकारों का रिकॉर्ड बनाना था जिसमें आबादी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 3, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना को भारत ने विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में एक अग्रणी भूमि प्रशासन पहल के रूप में प्रदर्शित किया। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वामित्व योजना, यह ड्रोन और GIS तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का कानूनी स्वामित्व प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संपत्ति मालिकों के लिए अधिकारों का रिकॉर्ड बनाना था जिसमें आबादी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। अप्रैल 2025 तक इस योजना के तहत 1.6 लाख गाँवों में 24.4 मिलियन परिवारों को संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं जिससे 1.162 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की भूमि का पता चला है। स्वामित्व ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी से सर्वेक्षण और मानचित्रों योजना को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किया गया था, अतः कथन 3 सही नहीं है। ग्राम प्रबंधन मंच,
यह एक GIS आधारित मंच है जिसे ग्रामीण शासन और योजना को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जमीनी स्तर पर प्रभावी निर्णय लेने के लिए दृश्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने हेतु भू स्थानिक डेटा को मौजूदा योजनाओं के साथ एकीकृत करता है। बॉक्स ऑफिस हिट होने के बावजूद इस मल्टीप्लेक्स को काफी नुकसान हुआ जब आशा ने सुपरस्टार स्वैग अपनाया और पूरी पब्लिक को हिला दिया। मिम साहब, यहाँ फिल्म देखते हो या फिल्म स्टार बनने के सपने? जब मिंत्रा पे हजारों सेलेब लुक्स हैं, तो कोई फिल्म स्टार जैसा क्यों ना दिखे? मिंत्रा से कपड़े? बड़े घर वाली होगी। अरे नहीं, सिर्फ 999 में। हजारों सेलेब लुक्स, वो भी 999 में। इसलिए संभल के रहना दोस्तों। मिंत्रा के साथ फैशन विद कॉशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में लखनऊ में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया गया? ए ब्रह्मोस, बी नाग, सी त्रिशूल, डी आकाश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ब्रह्मोस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और यह मैक 2.8 की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह 2 चरणों वाली पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट मिसाइल है। यह फायर एंड फॉरगेट दावों और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में सही है? 1. ब्रह्मोस मिसाइल भारत और अमेरिका का संयुक्त उद्यम है। 2. इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और यह मैक 2.8 की गति से उड़ती है। 3. यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर आधारित है। 4. इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। सही विकल्प चुनिए। ए केवल 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और यह मैक 2.8 की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल है। पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट। ये फायर एंड फॉरगेट दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डिजाइन लॉ संधि शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए. देशों के बीच औद्योगिक डिजाइनों की सुरक्षा को सरल और समान बनाने की दिशा में एक रूपरेखा। बी. ट्रेडमार्क सुरक्षा के वैश्विक मानकीकरण पर केंद्रित एक संधि। सी. सॉफ्टवेयर पेटेंट की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाया गया एक विनियमन। डी. साहित्यिक कृतियों की सुरक्षा को नियंत्रित करने वाला एक वैश्विक समझौता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजाइन लॉ संधि या DLT यह एक व्यापक रूपरेखा के रूप में प्रस्तावित की गई है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर औद्योगिक डिजाइनों की सुरक्षा की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाना है। इसका उद्देश्य एक ऐसा पूर्वानुमेय और सुलभ तंत्र बनाना है जो अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं को समाप्त करे तथा डिजाइनरों के लिए अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को आसान बनाए। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, विस्तारित नीति सुरक्षा, स्टैंड बाय व्यवस्था और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम शब्द हाल ही में किस संदर्भ में समाचारों में देखे गए? ए. जलवायु परिवर्तन पहल। बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम। सी. वैश्विक स्वास्थ्य नीतियां। डी. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विस्तारित निधि सुविधा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम है जिसे संरचनात्मक कमजोरियों के कारण मध्यम अवधि की आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे देशों की सहायता हेतु डिजाइन किया गया है। स्टैंड बाय व्यवस्था IMF द्वारा अल्पकालिक भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे सदस्य देशों को प्रदान की जाने वाली अल्पकालिक से मध्यम अवधि का वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम IMF और विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीतियां एवं वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। इनका उद्देश्य देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने, राजकोषीय असंतुलन को कम करने व संरचनात्मक आर्थिक सुधारों को लागू करने में मदद करना है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ईरान के साथ सीमा साझा करता है? 1. अजरबैजान, 2. अर्मेनिया, 3. तुर्कमेनिस्तान, 4. पाकिस्तान। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ए केवल 1 और 4, बी केवल 2, सी केवल 1, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ईरान, उत्तर में अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर से, पूर्व में पाकिस्तान व अफगानिस्तान से, दक्षिण में फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी से तथा पश्चिम में तुर्की और इराक से घिरा हुआ है। ईरान फारस की खाड़ी में करीब 1 दर्जन द्वीपों पर भी नियंत्रण रखता है। इसकी 4770 मील की सीमा का करीब 1/3 हिस्सा समुद्र तट है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत ट्रेडनेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक एकीकृत व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण मंच है जो यूपीआई, आधार और डिजिलॉकर के साथ इंडिया स्टैक में एकीकृत है। 2. यह सीमा शुल्क बैंकों और निर्यातकों जैसे हितधारकों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़कर कागज आधारित प्रक्रियाओं की जगह लेता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ट्रेडनेट एक एकीकृत व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण मंच है जिसे यूपीआई, आधार और डिजिलॉकर के साथ इंडिया स्टैक में एकीकृत किया गया है, अतः कथन 1 सही है। यह सीमा शुल्क बैंकों और निर्यातकों जैसे हितधारकों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़कर कागज आधारित प्रक्रियाओं का स्थान लेता है, अतः कथन 2 सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। उकाई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है? ए नर्मदा, बी तापी, सी माही, डी गोदावरी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आजकल सही में तो पता ही नहीं है कि आपका किसी के साथ जोड़ी लिखी है कि नहीं, शादी होगी कि नहीं। कई बार आप 3-4 साल इन्वेस्ट करते हो इमोशनल